हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज की वीडियो जो है वो है सीएमए इंटर ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने दिसंबर 2025 में एग्जाम दिए हैं या फिर इसके बाद एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आज हम दिसंबर 2025 में ग्रुप 1 का सीएमए इंटर ग्रुप 1 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था उसका आज हम यहाँ पे डिटेल्ड में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि वैसे तो एमसीक्यू के आंसर मैंने सेम डे जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन आपको प्रोवाइड करवा दिए थे, बट मैं फुल फ्लेज दोबारा से ही यहाँ पे एमसीक्यू भी एक बार डिस्कस कर दूंगा और सेक्शन बी जो है वो तो पूरा का पूरा डिटेल्ड में डिस्कस करना इस वीडियो का टारगेट है ही। पर्पज यही है एमसीक्यू दोबारा से करवा देने का कि कल को अगर आप इस वीडियो को फाइंड आउट कर रहे हो, दिसंबर 2025 कॉस्ट अकाउंटिंग के आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, तो आपको ये ना करना पड़े कि एमसीक्यू के आंसर अलग आप वीडियो में फाइंड आउट कर रहे हो, सेक्शन बी के आंसर अलग फाइंड आउट कर रहे हो। दिस इज ओनली द पर्पज जिसकी वजह से मैं सेक्शन ए जो 15 एमसीक्यू थे फटाफट वो भी यहां पे मैं डिस्कस कर दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हर बार एग्जाम के बाद हम आपके लिए सजेस्टेड आंसर सीरीज लेकर आते हैं जिसमें मैं आपको ग्रुप 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड ग्रुप का ओएमएसएम एफएमबीडीए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन और फाइनल में एससीएम और एसएफएम का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 का अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जाइए प्लेलिस्ट में सजेस्टेड आंसर दिसंबर 2025 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन ऑलरेडी 100% डिटेल में, काफी ज्यादा डिटेल में मैंने वहां पे ऑलरेडी डिस्कस किया है। 1.5 से पौने 2 घंटे का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली यहां पे भी फुल फ्लेज और पूरी डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। और काफी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, मुझे पता है, एफएम का और फाइनल में एससीएम और एसएफएम का, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं मोस्ट प्रोबेबली एक दो टीचर्स ने डाल दिए हैं सॉल्यूशंस, बट फिर भी मैं हमेशा आपको प्रोवाइड कराता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड कराना, तो मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन यहां पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। और जल्दी मैं आपके लिए एफएम और फाइनल में जो बच्चे वेट कर रहे हैं एसएफएम और एससीएम का, जल्दी मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आऊंगा। ओएमएसएम का भी बच्चे वेट कर रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जब मैंने वीडियो डाला उसके नीचे एफएम, ओएमएसएम और फाइनल में एचसीएम और एसएफएम की काफी ज्यादा क्वेरीज थी। रीजन मीन कॉस्ट अकाउंटिंग का एक दो टीचर ने ऑलरेडी डाल दिया, इस वजह से बच्चों की इतनी डिमांड नहीं थी, बट मैं हमेशा प्रोवाइड करवाता हूं, तो मैं अपनी तरफ से अपना एफर्ट दे रहा हूं यहाँ पे। तो वीडियो बाकी बच्चों तक पहुंचाना आपका काम है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर की अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो पेपर की पैटर्न में ऐसा कोई चीज नहीं था, जैसा एक्सपेक्टेड था। जिस दिन पेपर हुआ उससे 4 महीने पहले ऑलरेडी हम आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवा चुके थे, तो जो 4 महीने पहले एक्सपेक्टेड था या फिर कहूं तो 1 डे बिफोर एग्जाम जो आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाई गई थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपको पेपर देखने को मिला। और पेपर का लेवल जो था अच्छा था, एज सच कोई टफ क्वेश्चन वहां पे देखने को नहीं मिल रहा था। सबसे पहले एक बार सेक्शन ए दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। पर्पज मैंने बताई दिया है कि सेक्शन ए दोबारा रिपीट करने के पीछे पर्पज ये है कि पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपके पास एक ही सिंगल वीडियो में मिल जाए, आपको एमसीक्यू का अलग, सेक्शन बी का अलग, इस तरीके से फाइंड आउट ना करना पड़े। चलिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव। पहला था बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो टैक्स कंप्लायंस। सर मतलब ही नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स से मतलब ही नहीं है। फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट एसेटमेंट या इंटरिम ऑडिट। तो सर इसका करेक्ट आंसर आपका था सी, कॉस्ट एसेटमेंट। सेकंड, द रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज ब्लैंक यूनिट्स फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम यूसेज है 300 यूनिट्स का और मिनिमम यूसेज 200 यूनिट्स। रीऑर्डर पीरियड है 8 to 10 डेज। तो हमें तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, 300 into 10, 3000 विल बी योर आंसर। आपके सामने ये जो फुल फ्लेज में आंसर देने वाला हूं कॉस्ट अकाउंटिंग है, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है आप हमारी मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको मटेरियल के चैप्टर में से एमसीक्यू देखने को मिला। थर्ड क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज ₹500, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। तो सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस 125% ऑफ कॉस्ट होगा। तो क्वेश्चन की डिमांड भी यही थी, फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। 500 डिवाइडेड बाय 125% करोगे, आंसर विल कम
400 रुपीज। सोल्यूशन आपके सामने, कॉस्ट इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 125% इज इक्वल टू 400। तो थर्ड क्वेश्चन आपको कॉस्ट शीट लाइक क्वेश्चन देखने को मिल गया एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए। इसके बाद थ्योरी क्वेश्चन थे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से फोर्थ और फिफ्थ पूछा गया नाम और नंबर के बेसिस पे। विच कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ डील करने वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 15, CS 15। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। और जो फिफ्थ था वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से ही था कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसके बाद सिक्स्थ आपको फिर से कॉस्ट शीट में से ही देखने को मिल गया कि ऑडिट फीस जो आप पे करते हो कॉस्ट ऑडिटर को, वो कहां पे लिखते हैं, तो सर वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का पार्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में उसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट सेवंथ वन जो था वो था रिकॉन्सिलिएशन का थ्योरी क्वेश्चन। इन रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व आर, तो सर ट्रांसफर टू रिजर्व फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक तरीके से माइनस वाला आइटम है, एक्सपेंस वाला आइटम है। एक्सपेंस इन द सेंस प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त या सिंपल से मैं बात करूं जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से आप ट्रांसफर टू रिजर्व हटा देते हो। तो अगर आप ट्रांसफर टू रिजर्व वापस ऐड बैक कर लोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। तो ऐड कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट में, ऐड कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट में। नेक्स्ट 8 भी थ्योरी देखने को मिला, व्हेन द कंसर्न इज रेंडरिंग सर्विसेज देन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अप्लाइड, सर सर्विस कॉस्टिंग होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी इसको बोल देते हैं। 9 था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का थ्योरी क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड, व्हेन 70% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज सर्टिफाइड द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी इक्वल टू, तो सर 50 या 50 से ऊपर और 90 से नीचे अगर मैं बात करूं तो 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड आप फॉर्मूला यूज करते हो। ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो था 10th वन, वो आपको फिर से एक प्रोसेस कॉस्टिंग में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिला। इन प्रोसेस बी 75 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1310। तो एक तो 75 इन प्रोसेस बी 75 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए, मतलब बी के पास ए से इनपुट आया है एक तरीके से 75 यूनिट्स का जिसकी कॉस्ट है 1310। एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द प्रोसेस 190 के आपने और खर्चे लगा दिए, तो 1310 प्लस 190 1500 रुपए आपके खर्चे हो गए। 20% ऑफ द यूनिट्स एंटर्ड आर नॉर्मली लॉस्ट, 75 यूनिट एंटर करी जिसमें से 20% लॉस्ट हो गई, मतलब 15 यूनिट जो है वो नॉर्मल लॉस है और उसको आपने एज ए स्क्रैप 4 रुपए पर यूनिट में बेचकर 60 रुपए जनरेट कर लिए। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वाज 70 यूनिट, आउटपुट रहा 70 यूनिट का। क्वेश्चन की डिमांड है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो ये जो 70 यूनिट है इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो सर आउटपुट जो वैल्यू किया जाता है वो किया जाता है कॉस्ट पर यूनिट पे, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। टोटल प्रोसेस कॉस्ट में आपको 1500 रुपए की कॉस्ट दिख रही है, माइनस कर दोगे स्क्रैप 15 इंटू 4, 15 यूनिट का आपका लॉस हुआ 4 रुपए के हिसाब से 60 रुपए, डिवाइड बाय इनपुट यूनिट थी 75 और नॉर्मल लॉस यूनिट थी आपकी 15। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आपका कॉस्ट पर यूनिट पता लग जाता है 24 रुपए 24, और आपकी 70 यूनिट है जो आपने आउटपुट में ट्रांसफर करी है नेक्स्ट प्रोसेस को, तो ये आंसर आएगा आपका 1680 का, 1680 बी वाज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल गया 11th वन, छोटा सा जो आप करके जाते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% एट पीवी रेशियो 60%, तो प्रॉफिट क्या होगा सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 12% आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट सिंपली 20% इंटू 60% विल बी 12%, 0.12 दैट इज 12% आंसर है, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बस ये 4 ही क्वेश्चन थे इस बार जो प्रैक्टिकल देखने को मिले, इसके अलावा तो बाकी सारा थ्योरेटिकल ही था। और ये मैंने आपको जब मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाया था दिसंबर 2025 का, तब मैंने आपको बता दिया था कि इस बार थ्योरी क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। रीजन बीइंग कि मॉडल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किए थे इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2025 के लिए, उसमें थ्योरी एमसीक्यू ज्यादा थे और प्रैक्टिकल कम। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले बच्चों के लिए सजेशन ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर करके जरूर जाया करो। उसमें से एज इट इज क्वेश्चन आए ना आए चलो वो दूसरी बात है, हालांकि इस बार तो कुछ एमसीक्यूज भी उसमें से देखे गए थे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी
एमक्यूपी के पैटर्न पे ही आए बिल्कुल। तो एमक्यूपी जरूर जरूर करके जाया करो, और एमक्यूपी जो है एग्जाम से पहले हम हमेशा आपको करवाते हैं। तो सेट इंस्टीट्यूट रिलीज करता है हर बारी एमक्यूपी सेट 1 और सेट 2, दोनों हम हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पे आपको करवाते हैं फुल फ्लेज सजेस्टेड आंसर्स के साथ। तो वो बिल्कुल आप करके जाया करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम का पैटर्न भी बताता है, तो उसमें से कई बार क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, तो एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सर अगर सेलिंग प्राइस में इंक्रीज करोगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बढ़ेगा, और जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट अपने आप ही डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसका आंसर करेक्ट था बी। नेक्स्ट 13th वन, blank variance is the difference between the standard cost of material specified and actual cost of material used. Standard cost minus actual cost is equal to material cost variance. Option A was the correct answer. और 15th MCQ था, the difference between fixed and variable cost has very importance in the preparation of. सर फ्लेक्सिबल बजट में आप फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग करते हो। These are the 15 MCQ, 11 theory, 4 practical, जिसका आंसर, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको सेम डे जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन भी करवा दिया था, आज एक बार मैंने दोबारा आपको करवा दिया है। पर्पज फिर से बता दूं दोबारा करवाने के पीछे सर, पर अच्छा लास्ट बच गया 15, 14 ही हुए अभी। ब्लैंक इज ए फैक्टर हुज इन्फ्लुएंस अफेक्ट ऑल अदर बजट। तो सर की फैक्टर होता है जो सारे के सारे बजट को इंपैक्ट करता है। पर्पज केवल इतना ही है सर, आपको अलग अलग वीडियोस ना ढूंढनी पड़े एमसीक्यू के आंसर्स के लिए और सेक्शन बी के आंसर के लिए। मेन ये जो वीडियो बनाने का पर्पस था वो था सेक्शन बी। डिटेल में सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा, यहीं पे फिगर लिख दी मैंने और आपको बोला कि ये इस तरीके से होने वाला था। सर नहीं, बिल्कुल नहीं। फुल फ्लेज 100% डिटेल में मैं सॉल्यूशन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। जो भी आपका डाउट होगा इस वीडियो में 100% आपको क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए मुझे कि आपको आपके आंसर कितना मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं। कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट परेशानी लग रही है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बच्चों का काफी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला है, मतलब 50 से भी ज्यादा बच्चों ने अपने ओपिनियंस, व्यूज वगैरह जो हैं वो वहां पे डिस्कस करे हुए हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बिल्कुल आप कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी लग रही है तो आप बिल्कुल बताइए, हम आपको बिल्कुल वहां पे सजेस्ट करेंगे कि आपको कितने मार्क्स के इस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। आपका तरीका अगर अलग है मुझसे तो बिल्कुल आप बताइए हमें कमेंट में कि आपने इस तरीके से किया है, तो उसको भी एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए एज एक्सपेक्टेड था, जो कि हर बार अपने को कॉस्ट शीट में से देखने को मिलता है। तो इस बार भी ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट का ही था, 7 मार्क्स की वेटेज का। क्या क्वेश्चन है डिस्कस कर लेते हैं। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज ₹1,20,000। सर सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस पता लगे 1,20,000 इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल है इसके अंदर 50%, डायरेक्ट लेबर है इसमें 20% और ओवरहेड है इसमें 30%। तो इसमें एक तो बिल्कुल कंफ्यूज ये होने की जरूरत नहीं थी कि सर क्या डायरेक्ट मटेरियल 1,20,000 का 50% है, तो आंसर इज नो। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां पे ये 100% है, तो एक्चुअल में ये तो तीनों ही कॉस्ट है। तो ये टोटल कॉस्ट का 50%, टोटल कॉस्ट का 20% और टोटल कॉस्ट का 30% है। एन इंक्रीज ऑफ 15% इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल की जो कॉस्ट है इसमें 15% एंड ऑफ 25% इन द कॉस्ट ऑफ लेबर इज एंटीसिपेटेड। ऑर्गेनाइजेशन एंटीसिपेट कर रही है कि मटेरियल की कॉस्ट 15% बढ़ जाएगी और लेबर की कॉस्ट 25% बढ़ जाएगी। And these increased cost in relation to the present selling price would cause a 25% decrease in the amount of present profit per article। और जब ये 15% का मटेरियल कॉस्ट और 25% का लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस के रिलेशन में हमारा जो प्रॉफिट पर यूनिट है वो 25% कम हो जाएगा। क्वेश्चन की पहली डिमांड थी प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर आर्टिकल एट प्रेजेंट।
आपको बताना था कि प्रॉफिट पर आर्टिकल कितना है प्रेजेंटली। तो इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये है आपके सामने वर्किंग। सबसे पहले आप इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एक वर्किंग की फॉर्म में बना सकते हो, पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट सिचुएशन और एंटीसिपेटेड। देखो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो है ये कॉस्ट का 50, 20 और 30% है, तो टोटल कॉस्ट मैंने एज्यूम कर लिया x। टोटल कॉस्ट मैंने एज्यूम कर लिया x। तो x का 50% 0.5x इज द मटेरियल, 20% 0.2x इज द लेबर एंड 0.3x इज द ओवरहेड। हम सबको पता है टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हम सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाते हैं। तो प्रॉफिट मैंने एज्यूम कर लिया y और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 का। क्वेश्चन ने कहा 15% मटेरियल की कॉस्ट में इंक्रीज। तो अगर मैं 0.5 को 15% से इंक्रीज करूं तो इट विल बी 0.575x। लेबर की कॉस्ट में 25%, तो अगर मैं 0.2 को 25% से इंक्रीज करूं तो इट विल बी 0.25x। ओवरहेड में कुछ भी नहीं बोला, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट x से बढ़कर 1.125x हो जाएगी। और क्वेश्चन ने कहा प्रेजेंट सेलिंग प्राइस ही अगर रखोगे तो आपका प्रॉफिट 25% से कम हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस सेम रखा और जो प्रॉफिट वाई था उसको 25% से कम किया, तो इट विल बी 0.75y। तो यहां से आपको मिल गई इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,20,000 एंड 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 1,20,000। तो बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था। पहली इक्वेशन को मैंने 1.125 से मल्टीप्लाई किया ताकि x इक्वल हो जाए और x को कैंसिल करके मैंने यहाँ पे y कैलकुलेट किया जो कि आया 40,000। क्वेश्चन की डिमांड यही थी कि प्रॉफिट पर आर्टिकल बताओ कितना होगा, लेकिन एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिखाना था प्रॉपर्ली। और 40,000 रुपए जब प्रॉफिट आया तो 80,000 अपनी कॉस्ट आ गई। तो ये रहा आपका मेन स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की डिमांड है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रेजेंट। सर 80,000 रुपए टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी है। तो 80,000 का 50% मटेरियल, 80,000 का 20% लेबर और 80,000 का 30% एज पर क्वेश्चन ओवरहेड। प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 40,000। अकॉर्डिंगली ये आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। देन क्वेश्चन ने सेकंड पॉइंट में क्या कहा, द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। अब कहते हैं सेलिंग प्राइस रिवाइज कर दो टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल एज बिफोर। पहले जो हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल कमा रहे थे अगर वही मैं कमाऊं तो बताओ रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सिंपल सी बात यदि आप 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे 1,20,000 की सेल पे, तो 33.33% ऑफ सेल आप प्रॉफिट कमा रहे थे, तो यही कमाऊं तो क्या आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो अगेन मैंने इक्वेशन बना दी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस एक्स रखा। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट आपको पता ही है एंटीसिपेटेड में 1.125x आ जाएगी, जिसमें x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 80,000। तो 80,000 इंटू 1.125 दैट विल बी योर टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपको चाहिए सेल्स का 33.33%। तो सेल अगर x है तो इसका 33.33%। अकॉर्डिंगली आपका x दैट इज सेलिंग प्राइस आ गया 1,35,000। तो अगर आपको सेम प्रॉफिट मेंटेन करना है 33.33% ऑफ सेल, तो आप अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर 1,35,000 रुपए कर दो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2A अटेम्प्ट करना था। 7 मार्क्स की वेटेज के लिए कॉस्ट शीट का ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो पार्ट बी था, पार्ट बी मैंने आपको बोला भी था या तो मटेरियल में से एक्सपेक्टेड है या फिर इंप्लॉय कॉस्ट में से एक्सपेक्टेड है। तो यहां पे मटेरियल में से ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये मटेरियल में से जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका अलग था। बाकी ये जो क्वेश्चन है जो आप अपनी क्लासेस में प्राइस ब्रेक मॉडल करके जाते हो उसी का क्वेश्चन था। X Limited is reviewing its stock policy and has the following alternatives available for the evaluation of stock. Point number 1 ने कहा purchase stock twice in a month 400 यूनिट। अगर आप ट्वाइस इन ए मंथ मतलब एक महीने में 2 बारी खरीदोगे तो 12 महीने में 24 बारी खरीदोगे और 400 यूनिट खरीदोगे, तो इसका मतलब पूरे साल में आप 9600 यूनिट खरीदने वाले हो। तो ए आपको पहली ही लाइन से पता लग जाएगा, पहली से नहीं पता लगेगा तो दूसरी से पता लग जाएगा। कहते हैं परचेज करेंगे मंथली 800 यूनिट। मंथली अगर आप परचेज करोगे तो पूरे साल में 12 बारी 12 टाइम परचेज करोगे 800 यूनिट, तो 12 इंटू 800 9600 यूनिट। परचेज एवरी 3 मंथ्स 2400 यूनिट्स। परचेज 6 मंथली
4800 यूनिट्स या फिर परचेज एनुअली 9600 यूनिट्स। तो आपको ए तो पता लगी गया था 9600 यूनिट्स। आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, या तो 400 यूनिट के ऑर्डर साइज रखो, या 800 के, या 2400 के, या 4800 के, या 9600 के। 400 के रखोगे 24 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 800 के रखोगे 12 ऑर्डर्स, 2400 के क्वार्टरली रखोगे 4 ऑर्डर, 4800 यूनिट के रखोगे साल में 2 ऑर्डर, 9600 का रखोगे तो केवल 1 ऑर्डर। इट इज ascertained that purchase price per unit is ₹40 for deliveries up to 2000 यूनिट। अगर 2000 यूनिट तक खरीदोगे, मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन में, तो 40 रुपए का प्राइस होगा। लेकिन a 5% discount is offered by the supplier on the whole order where deliveries are 2001 से 4000 यूनिट। अगर 2000 से 4000 के बीच, मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा, उसमें आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% reduction on the total order for deliveries in excess of 4000 यूनिट। इन excess of 4000 यूनिट में फोर्थ और फिफ्थ कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ईच परचेज ऑर्डर इनकर्स एडमिन कॉस्ट ऑफ ₹250। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ पता लग गया अपना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड अदर स्टोरेज कॉस्ट आर 12.50 पर यूनिट ऑफ एवरेज स्टॉक क्वांटिटी हेल्ड। आपको आपका सी पता लग गया, कैरिंग कॉस्ट पता लग गई। कैलकुलेट द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। आपको ईओ क्यू कैलकुलेट करके देना है, केवल और केवल ऑप्टिमम ऑर्डर साइज आपको कैलकुलेट करके देना है। लेकिन ईओ क्यू नहीं सर इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको अलग अलग मॉडल्स गिवन है, अलग अलग। सिंपल सी बात करूं तो ऑर्डर के लेवल्स गिवन है, तो आपको क्या करना है, इसको प्राइस ब्रेक मॉडल की तरह सॉल्व करना है। 1 2 3 4 और 500 लेवल कंसीडर करने, और जिस लेवल पे आपकी कॉस्ट कैलकुलेट होके आएगी तो वही आपका आंसर होगा। डायरेक्टली आप ईओक्यू का यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। हेडिंग पुट करेंगे अगर इसका आंसर देखने के लिए, तो 2B आंसर आपके सामने। इसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बनाना पड़ेगा। 6 कॉलम लेने पड़ेंगे। एक तो पर्टिकुलर्स का, पहला ऑर्डर साइज मैंने ले लिया 400 यूनिट, जिसमें आपको 24 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। सेकंड मैंने ले लिया 800 यूनिट्स का ऑर्डर साइज, जिसमें आपको 12 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। थर्ड मैंने ले लिया एज पर क्वेश्चन 2400 का ऑर्डर साइज, जिसमें आपको हर 3 महीने से ऑर्डर प्लेस करना है, मतलब 4 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। फोर्थ ले लिया 4800 यूनिट्स का ऑर्डर, जिसमें आपको 2 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, और 9600 एनुअली अगर होगा तो पूरे साल में केवल और केवल एक ही ऑर्डर प्लेस करना है। प्रेजेंटेशन आपकी वेरी कर सकती है। सिंपल अगर कैलकुलेशन से मैं जाता हूं तो सबसे पहले टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला होता है ए अपॉन में ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय ओ। ए का मतलब पूरे साल की रिक्वायरमेंट, या सिंपल कहूं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ओ कर सकते हो। तो पहले केस में 24 ऑर्डर है, एक ऑर्डर की कॉस्ट है आपकी 250 रुपए की, तो 24 इंटू 250, यहाँ पे 12 इंटू 250, यहाँ पे 4 इंटू 250, यहाँ पे 2 इंटू 250, और यहाँ पे 1 इंटू 250। आपको आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कैरिंग कॉस्ट की मैं बात करूं, फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय सी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज है 400 इंटू सी है 12.5 रुपए, 2500 रुपए आ गया। सिमिलरली सेकंड में जाओगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर साइज हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट तो फिक्स ही है 12.5 रुपए, तो मल्टीप्लाई बाय 12.5। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4800 मल्टीप्लाई बाय 12.5, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9600 मल्टीप्लाई बाय 12.5। आपको आपकी कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। इसके बाद हम लेते हैं टोटल परचेज कॉस्ट। क्वेश्चन ने कहा 40 रुपए पर यूनिट लगेंगे 2000 यूनिट तक, तो इसका मतलब पहले और दूसरे में तो 24 रुपए के हिसाब से ही लगना है। 40 रुपए के हिसाब से लगना है 9600 इंटू 40। 9600 आपकी रिक्वायरमेंट है, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले और दूसरे केस में सेम आएगा। सर जब 2001 से 4000 के बीच में ऑर्डर होगा, जो कि आपका थर्ड है, 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। 40 रुपए पे 5% डिस्काउंट का मतलब 38, तो 9600 इंटू 38, 364,800। और क्वेश्चन ने कहा अगर 4000 यूनिट से ऊपर ऑर्डर हुआ तो 10% का डिस्काउंट दे देंगे। 40 में अगर 10% का डिस्काउंट करते हो इट विल बी 36, तो 9600 इंटू 36 आ जाएगा लास्ट दो लेवल पे। बस आपको इसका टोटल कर लेना है, आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। और टोटल कॉस्ट जो मिनिमम है वो है 376,100। कब
सर जब हम 4800 के सेमी एनुअली ऑर्डर प्लेस करते हैं, साल में 2 ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल प्राइस ब्रेक मॉडल का क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे आपको सॉल्व करके देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो था ओवरहेड में से। सर एक्सपेक्टेड ही था ओवरहेड में से, और अगर आप मेरी 1 डे बिफोर स्ट्रेटजी देखोगे तो मैंने उसमें आपको बोला भी था मशीन आवर रेट का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर में काफी टाइम के बाद कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है आप करके जाया करो। अभी तो चलो दिसंबर 2025 के पेपर जिन्होंने दे दिए, बट अगर आगे आपके पेपर और आप ये वीडियो देख रहे हो तो मॉडल क्वेश्चन पेपर स्किप बिल्कुल मत किया करो। हालांकि उसमें नए क्वेश्चंस नहीं होते, बट फिर भी उससे आपको एक आइडिया लग जाता है पैटर्न का। और जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो बिल्कुल मत छोड़ के जाया करो। उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा एमक्यूपी में से, बट उसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो लाइक बटन इसी टाइम पे प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। क्वेश्चन नंबर 3A, फ्रॉम द डिटेल्स फर्निश्ड बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ए कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। सबसे पहले ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ द मशीन गिवन है और इस पे डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 3,24,000 रुपए का इसका परचेज प्राइस है। तो इसमें एज सच कुछ लिखा हुआ नहीं है कि हमें जो स्टेटमेंट बनाना है वो कितने पीरियड के लिए बनाना है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया है ऑलरेडी और 1 मंथ के अकॉर्डिंगली बनाया है, मंथली बेसिस पे बनाया है। तो स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, और ये मैंने मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन करी है और इधर मैंने पर आवर बेसिस पे कैलकुलेशन करी है। बात है डेप्रीशिएशन की, तो डेप्रीशिएशन है 3,24,000 रुपए, इसका 10% इज द डेप्रीशिएशन। 3,24,000 रुपए की मशीन है, 10% डेप्रीशिएशन 32,400, लेकिन ये तो पूरे साल का आएगा सर, क्योंकि ये तो पर एनम लिखा हुआ है। तो अगर मंथली आप जाते हो तो इसको डिवाइड कर लेंगे 12 से, 2,700 रुपीज का यहाँ पे डेप्रीशिएशन आ जाएगा। 2,700 रुपीज का यहाँ पे आपका डेप्रीशिएशन आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ 200 आवर्स है, लेकिन द मशीन वर्क्स टू ओनली 75% ऑफ कैपेसिटी। तो 200 का 75% 150 आवर्स की वर्किंग होने वाली है। वेजेस ऑफ मशीन मैन 125 रुपी पर डे ऑफ 8 आवर्स। इसकी कैलकुलेशन मैं बाद में करवाऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए कुछ बोला हुआ है आगे। वेजेस फॉर ए हेल्पर मशीन अटेंडेंट, हेल्पर मतलब मशीन अटेंडेंट, उसकी वेजेस है 75 रुपी पर डे 8 घंटों के लिए। पावर कॉस्ट फॉर द मंथ फॉर द टाइम वर्कड 15,000 रुपीज। सर पावर की कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपए है। पावर की कॉस्ट हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो पावर की कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपए है। अगर आप पर आवर इसको कन्वर्ट करते हो तो 200 का 75% 150 आवर्स आएगा, तो 15,000 डिवाइड बाई 150 करोगे, 100 रुपी पर आवर आपकी पावर की कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। सुपरविजन चार्जेस अ पोर्शन फॉर द मशीन सेंटर फॉर द मंथ 3,000 रुपए एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। सुपरविजन के चार्जेस 3,000 रुपए पर मंथ ही चाहिए हमें और पर मंथ ही गिवन भी थे। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग भी मंथली गिवन था 7,500 रुपए, ये भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। 7,500 रुपए एज इट इज कॉपी हो गया। इसके अलावा पावर हो गया, सुपरविजन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस मशीन इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल स्टोर पर मंथ 17,500 रुपए। तो ये वेरिएबल कॉस्ट में हम लिखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो 17,500 डिवाइडेड बाई 150 कर लोगे पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, तो इट विल बी 116.67। इसके बाद इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग अपोर्शन फॉर द ईयर लिखा हुआ है, तो सर 16,250 पूरे साल का है, तो मंथली कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12 कर दो, इट विल बी 1354.166 आ रहा है, तो 1354.17 कर दिया इसको राउंड ऑफ में। इसके अलावा अदर जनरल एक्सपेंसेस है पूरे साल के हैं, ये भी 27,527,500 डिवाइड बाई 12 कर लो, मंथली कन्वर्ट करने के लिए इट विल बी 2291.67 2291.67।
तो ये आपका स्टैंडिंग चार्जेस का तो टोटल हो गया है 16,845.84, जिसको आप डिवाइड कर दोगे आवरली कन्वर्ट करने के लिए 150 घंटों से, तो ये आ जाएगा 112.31। मशीन वगैरह की अभी कैलकुलेशन बाकी है ये दोनों, क्योंकि इसके लिए आगे कुछ बोला हुआ है। देखो क्या कहते हैं, द वर्कर्स आर पेड ए फिक्स्ड डियरनेस अलाउंस ऑफ 1575 पर मंथ। चलो इसकी वर्किंग नोट में कैलकुलेशन में दिखा देता हूं आपको। यहां पे देखो वेजेस पर मशीन आवर हम कैलकुलेट कर रहे हैं मशीन मैन और हेल्पर की। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, 125 रुपए है 8 घंटों के लिए। और ध्यान देना मशीन भले ही आपकी 75% पे चले, बट ऑपरेटर जो है मशीन का, उसको तो पूरी वेजेस मिलती है। ध्यान देना, नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ, यहां पे हो सकता है कुछ बच्चों ने गलती करी हो कि वेजेस भी 150 घंटों की निकाल दियो। सर नहीं, भले ही वर्किंग मशीन भले ही 75% चली हो, बट अगर ऑपरेटर फैक्ट्री में अवेलेबल है, ऑपरेटर को पूरे 200 घंटे की वेजेस मिलती है। ऑपरेटर को पूरे 200 घंटे की वेजेस मिलती है। तो ध्यान देना 125 रुपए जो है, 125 रुपए जो है वह है 8 घंटों के लिए। तो 125 है 8 घंटों के लिए, 200 के लिए आ जाएगा 3125। सिमिलरली जो हेल्पर है अगर 75 है 8 आवर्स के लिए, तो 200 के लिए इट विल बी 1875। डीएनएस अलावेंस तो फिक्स है, इन्होंने बोला है कि डीएनएस अलावेंस तो 1575 रुपए फिक्स है, तो ये तो 1575 दोनों को मिल जाएगा। तो ये आपका टोटल आ गया वेजेस का अभी के लिए तो। लेकिन क्वेश्चन ने आगे भी कहा प्रोडक्शन बोनस भी मिलेगा इनको, पेबल टू द वर्कर इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इज इक्वल टू 33.33% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए। जो भी आपका बेसिक और डीए का टोटल आया है उसका 33.33% आपको इनको बोनस दे देना है। तो 4700 का 33.33% 1567 और 3450 का 33.33% 1150, तो टोटल बनेगा 6267 और 4600। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं होती, कहते हैं ऐड कर लेना 10% किसका, उसी बेसिक वेजेस और डीए का अगेंस्ट लीव वेजेस एंड हॉलीडेज विद पे टू अराइव एट द कॉम्प्रिहेंसिव लेबर वेजेस फॉर डेबिट टू प्रोडक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट तक पहुंचने के लिए 10% और ऐड कर लेना, बेसिक प्लस डीए का ही, उसमें लीव वेजेस हॉलीडे ये सब कवर हो जाएगा। तो आपका जो 4700 था उसका ही 10% 470, 3450 का 10% 345, तो अकॉर्डिंगली टोटल वेजेस आएगी इसकी 6737 और 4945। 6737 और 4945। 6737 सर हमने ये वेजेस 200 घंटे की जरूर दी है, लेकिन मशीन तो 150 घंटे ही चली है, तो मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आवरली रेट निकाल रहे हो, तो 6737 जो है वो है 150 आवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 6737 हम ऑपरेटर को वेजेस पे करें जिसने 150 घंटे मशीन चलाई, तो डिवाइड बाई 150 होगा 44.91। सिमिलरली यहाँ पे 4945 डिवाइड बाई 150 होगा 32.97, और ये रेट लाकर आपको यहाँ पे लिख देने। और वेजेस ऑफ हेल्पर, वेजेस ऑफ मशीन मैन, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी रनिंग में ही आएगी, वेरिएबल कॉस्ट में ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये डेली बेसिस पे और आवरली बेसिस के हिसाब से मिल रहा है। अकॉर्डिंगली इसका टोटल करोगे तो आपको मशीन आवर रेट पता लग जाएगा 406.86, 406.86। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3A का आंसर। हो सकता है इसमें बच्चों ने मिस्टेक करी हो, मुझे लगता है कि 200-150 घंटों को लेकर हो सकता है, या फिर मशीन मैन या हेल्पर जो है उनकी वेजेस को लेकर हो सकता है। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने अगर कोई मिस्टेक करी है तो क्या मिस्टेक की है, और अगर नहीं करी है तो क्या बिल्कुल सेम आंसर तक आप पहुंच पाए या फिर नहीं पहुंच पाए। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ बढ़ते हो, तो क्वेश्चन नंबर 3B जो था, क्वेश्चन नंबर 3B जो था वो आपको एक तरीके से मैं कह सकता हूं रिकॉन्सिलिएशन का था। हालांकि इसमें रिकंसाइल करने के लिए बोला नहीं है, बट क्वेश्चन ने कहा कि स्टेटमेंट बना के देना, कॉस्ट शीट भी और फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको यहां पे बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 3B में जैसा कि मैं कह रहा हूं आपको रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन था, हालांकि डायरेक्टली रिकॉन्सिलिएशन बोला तो नहीं है, बट आपको बना देना चाहिए। क्या क्वेश्चन था, टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोड्यूस्ड इन ए प्रोडक्शन फॉर्म, फ्रॉम द डिटेल्स गिवन बिलो
क्वेश्चन ने तो बोला है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉस्ट शीट, एक तो कॉस्ट शीट बनानी है, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द प्रोडक्शन फर्म। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के हिसाब से लगता तो यही है कि कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आपको बना के देने हैं, लेकिन ठीक है, हमें पता है कि रिकॉन्सिलिएशन टाइप ही क्वेश्चन है, तो आप सेफर साइड अगर आपने रिकॉन्सिलिएशन बनाया हो तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी मुझे ये फील होता है, मुझे ये लगता है कि अगर आपने इसमें केवल कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो बनाए होंगे तो भी हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको पूरे मार्क्स दे, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन बोला नहीं है। कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल पोजीशन, रिकॉन्सिलिएशन कोई फाइनेंशियल पोजीशन तो नहीं दिखाता। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, कॉस्ट शीट का मतलब तो कॉस्ट शीट है ही। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ए और बी दो तरीके की प्रोडक्ट है। टू प्रोड्यूस वन यूनिट, मटेरियल की कॉस्ट आपको बता दी, टू प्रोड्यूस वन यूनिट वेजेस की कॉस्ट भी आपको बता दी। प्रोडक्शन ओवरहेड चार्जेस टूवर्ड्स वेजेस 100%, वेजेस का 100% आपको प्रोडक्शन ओवरहेड लेना है। ऑफिस ओवरहेड के जो चार्जेस हैं टूवर्ड्स प्रोडक्शन सेंटर एक्सपेंसेस, जो भी आपका वर्क्स कॉस्ट आएगी उसका 25% लेना है। 200 यूनिट्स ए की है, 500 यूनिट्स बी की आपने प्रोड्यूस करी है और सोल्ड कर रहे हो आप 50 और 30 के अकॉर्डिंगली। ये तो बात हुई कॉस्ट शीट के हिसाब से। अब कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंसेस इन्वॉल्व 4800 और ऑफिस ओवरहेड के जो एक्सपेंसेस हैं वो 4200 है। और हमें पता है फाइनेंशियल में ए बी अलग अलग तो होता नहीं है, तो ये साथ में ही आपको खर्चे बताए हुए हैं और ये क्वेश्चन इतना ही था, ये क्वेश्चन इतना ही था। तो सिंपल आप सबसे पहले तो अपनी कॉस्ट शीट बना सकते हो, वो तो प्रोडक्ट वाइज बनती है, तो 3 कॉलम में पर्टिकुलर्स ए और बी। सर मटेरियल की बात करें 12.5 इंटू 200 और बी की बात करें तो 7.5 इंटू 500, ये तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट आ गई 2500 और 3750। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस की तरफ बढ़ूं तो 10 इंटू 200, 6 इंटू 500, ये आपकी वेजेस की कॉस्ट आ गई। दोनों का एडिशन किया, प्राइम कॉस्ट आ गया 4500 और 6750। क्वेश्चन ने कहा प्रोडक्शन ओवरहेड तो जो वेजेस है उसका 100% ही लेना है, तो 2000 और 3000 ही लेना है। अकॉर्डिंगली आपको आपका वर्क्स कॉस्ट पता लग गया। क्वेश्चन का जो वर्क्स कॉस्ट आपने निकाली उसका 25% आपको ऑफिस ओवरहेड लिखने हैं, तो 6500 का 25% 1625, 9750 का 25% 2438। अकॉर्डिंगली आप अपनी टोटल कॉस्ट पे पहुंच गए। और क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, क्वेश्चन ने कहा है कि 200 इंटू 50 और 500 इंटू 30 इज योर सेल वैल्यू। अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग फिगर में आपका प्रॉफिट आ गया 1875 और 2812। अगर मैं रिकॉन्सिलिएशन बनाता हूं तो मुझे इन दोनों के टोटल की जरूरत पड़ेगी, तो ये 4687 का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना के दे दोगे, जिसमें मटेरियल का खर्चा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो आपने कॉस्ट शीट बनाई है वहीं से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो आपने कॉस्ट शीट बनाई है वहीं से कॉपी हो जाएगा। 2500 प्लस 3750, इट विल बी 6250 और वेजेस भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा 5000। 6250 एंड 5000 इज द मटेरियल एंड वेजेस। प्रोडक्शन ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन ने खुद अलग से बताया 4800 और 4200, वो कॉपी पेस्ट कर दिए। सेल्स वैल्यू कॉपी कर लो अगेन कॉस्ट शीट से, वही 10 और प्लस 15 25,000 रुपए। तो अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है 4750। क्वेश्चन को पढ़ के डिमांड इतनी ही लगती है, क्वेश्चन को पढ़ के डिमांड इतनी लगती है, और मुझे लगता है अगर आप इतना करके आए इंस्टीट्यूट को 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और मैं कहूं रिकॉन्सिलिएशन फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट फिर भी मैंने यहाँ पे सेफर साइड आपको रिकॉन्सिलिएशन बना के दिया है। अगर आप बना के आए हो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट पिक किया मैंने 4687, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पिक किया 4750। केवल दो ही अमाउंट थी जिसमें डिफरेंसेस था, एक तो प्रोडक्शन ओवरहेड। सर कॉस्ट शीट में प्रोडक्शन ओवरहेड है 5000, जबकि फाइनेंशियल में ये है 4800, तो कॉस्टिंग में ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो वापस एड बैक कर लो 200 रुपए। दूसरा ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट शीट में अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट शीट में ऑफिस ओवरहेड का टोटल आ रहा है 1625 प्लस 2438 4063, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये है 4200, तो 137 का। लेकिन कॉस्टिंग में आपने कम लिखा है तो अंडर एब्जॉर्प्शन है, तो माइनस हो जाएगा 137। अकॉर्डिंगली आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट था वो करके देना था। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हो तो एज एक्सपेक्टेड
क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग दैट इज सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से ट्रांसपोर्ट का देखने को मिला। और अगर आप मेरा 1 डे बिफोर रिवीजन देखोगे तो मैंने उसमें क्लियरली बताया आप ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके जाओ, आपको एग्जाम में ट्रांसपोर्ट का ही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन देखने की ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, a transport company supplies the following details in respect of a truck of 6 ton capacity। सर ट्रक एक है जिसकी कैपेसिटी है 6 टन, ट्रक की कॉस्ट है 1,20,000, इसकी लाइफ है 10 साल की, इसकी लाइफ है 10 साल की। डीजल ऑयल का खर्चा बता दिया है ₹20 पर ट्रिप ईच वे, एक साइड का 20 रुपए का खर्चा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 600 रुपए एक महीने का। ड्राइवर वेजेस 900 पर मंथ, क्लीनर वेजेस 300। अगर मैं साथ के साथ आपको स्टेटमेंट दिखा दूं तो आप थोड़ा ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसके लिए आपको ऑफ कोर्स नो डाउट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है और मंथली बेसिस पे मैंने यहाँ पे बनाया है। 3 पार्ट में आप ये बनाया करते हो, फिक्स्ड चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस और रनिंग चार्जेस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहीं पे मुझे डेप्रिसिएशन पता लग गया था। सर 1,20,000 रुपए की कॉस्ट है, 10 साल की लाइफ है, तो 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन पूरे साल का बन रहा है, तो एक महीने का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए आ जाएगा। एक महीने का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए आ जाएगा। इसके अलावा यहां पे क्लियर कर दूं, अगर आपने डेप्रिसिएशन फिक्स्ड की बजाय रनिंग में भी दिखाया तो भी वो सही माना जाता है, क्योंकि सर्विस कॉस्टिंग में, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कभी डेप्रिसिएशन रनिंग में तो कभी आपको फिक्स्ड में देखने को मिल जाता है। इसके बाद डीजल ऑयल ग्रीस वगैरह जो था वो ₹20 पर ट्रिप ईच वे था, पर ट्रिप ईच वे था। और क्वेश्चन ने बोला था द ट्रक मेक्स ओनली 1 ट्रिप इन ए डे, एक दिन में एक ही ट्रिप है, एक दिन में एक ही ट्रिप है, तो 20 रुपए का खर्चा था, 20 रुपए का खर्चा था। अब 1 वे है तो आना जाना करोगे तो 40 रुपए का खर्चा आ जाएगा। और क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि एक महीने में कितने दिन की वर्किंग करते हो, तो एक महीने में हम 30 दिन ही एज्यूम करके चलते हैं, तो 30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1200 रुपए आपका डीजल का खर्चा आ गया। रिपेयर मेंटेनेंस 600 रुपए कॉपी करना था, ड्राइवर की वेजेस 900 पर मंथ कॉपी करनी थी, क्लीनर की वेजेस 300 रुपए पर मंथ कॉपी करना था। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 600 रुपए कॉपी करना था, ड्राइवर की वेजेस 900 कॉपी करनी थी और क्लीनर की वेजेस 300 रुपए ये कॉपी करना था। इसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा है 6,000 रुपए पर एनम डिवाइड बाई 12 करके 500 रुपए पर मंथ आ गया, 500 रुपए पर मंथ आ गया इंश्योरेंस का खर्चा। इसके बाद टैक्स भी 3,000 रुपए पर एनम है, तो डिवाइड बाई 12 करके 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और सिमिलरली जो सुपरवाइजर है उसका भी 6,000 रुपए का खर्चा है 12 महीने का, तो डिवाइड बाई 12 करके ये भी आपका 500 रुपीज आ जाएगा। तो खर्चे तो आपके पास आ गए थे, टोटल कॉस्ट आ गई थी आपकी 5250 की। आगे क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, कहानी क्या है। कहते हैं द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर ईच वे। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर पूरा राउंड कवर करते हो तो 120 किलोमीटर का बनता है। कहते हैं ऑन ऑनवर्ड ट्रिप जाते वक्त फ्रेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल कैपेसिटी, मतलब 6 टन माल लेकर जाते हो, लेकिन ऑन रिटर्न 25% ऑफ द कैपेसिटी, मतलब आते वक्त केवल और केवल 1.5 टन माल ही आप लेकर आ रहे हो। इसका मतलब ट्रक जो है एक दिन में एक ही ट्रिप लगाता है। आपको कैलकुलेट द फ्रेट पर टन पर ट्रिप ऑफ द ट्रक। देखो फ्रेट तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि फ्रेट तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। रीजन बीइंग, ना तो क्वेश्चन ने प्रॉफिट बोला है कितना चाहिए मुझे, ना कोई रेवेन्यू बोला है। तो सर प्रॉफिट नहीं बताया आपको तो फ्रेट तो नहीं, यहाँ पे कॉस्ट पर टन ही आप कैलकुलेट करके दे पाओगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपका वे अलग हो सकता है, मैंने यहाँ पे टन किलोमीटर ही कैलकुलेट किए, मैंने यहाँ पे टन किलोमीटर ही कैलकुलेट किए जाते वक्त और आते वक्त। जाते वक्त की बात करूं सर, डिस्टेंस तो 60-60 किलोमीटर का ही है, चाहे जाओ चाहे आओ, क्योंकि 60 किलोमीटर 1 वे है। दिन भी 30 है, 30 दिन जाओगे तो 30 दिन आओगे। जाते वक्त 6 टन है और आते वक्त उसका 25% है, तो ये हो गया आपका टन, ये हो गया आपके किलोमीटर। तो ये मैंने टन किलोमीटर निकाल दिए 13,500, 13,500। तो ये जो 5250 की कॉस्ट है दैट इज फॉर 13,500 टन किलोमीटर, दैट इज 13,500 टन किलोमीटर। तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट आ गई पर टन किलोमीटर 0.389, कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ गई 0.389।
और ये जो पूरा का पूरा ट्रिप है 60 किलोमीटर वन वे है, तो आना जाना पूरा ट्रिप कवर करोगे तो 120 किलोमीटर का है। तो सर 0.389 अगर पर टन पर किलोमीटर का है तो 120 किलोमीटर के लिए कितना होगा? पर टन पर किलोमीटर के लिए इतना है, तो 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि पर टन पर ट्रिप बताओ, तो ये पर टन तो है ही, ये आपकी कॉस्ट पर टन तो है ही, लेकिन ये पर किलोमीटर है, तो इसको नंबर ऑफ किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई कर लो। मैंने पूरा ट्रिप लिया है 120 किलोमीटर का, 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना। अगर आप वन साइड का लेना चाहते हो तो उसका हालांकि कोई लॉजिक नहीं बनेगा, क्लियरली अगर मैं बात करूं लॉजिक नहीं बनेगा। हालांकि अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करते हो तो वन वे का आ जाएगा, मैंने 120 से किया ताकि पूरी की पूरी ट्रिप राउंड ट्रिप जो है उसकी कवरेज हो जाए, तो 46.67 आंसर आएगा। हो सकता है इंस्टीट्यूट यहाँ पे 120 की बजाय 60 किलोमीटर से कैलकुलेट करके दे, बट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने जो पूछा है कि पर टन पर ट्रिप, तो उस सिचुएशन में जब आप ईच वे बोल रहे हो तो पर ट्रिप पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे भी क्वेश्चन ने बोला है कि एक दिन में एक ट्रिप, तो मतलब जाना और आना दोनों ही मान के मैं चल रहा हूँ 120 किलोमीटर, तो पूरे के पूरे ट्रिप का जो खर्चा है वो आपका 46.67 पर ट्रिप पर टन कैलकुलेट होके आ गया। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4B देखते हो, तो क्वेश्चन नंबर 4B आपको काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देखने को मिला। इतना सिंपल क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से एक्सपेक्टेड नहीं था, कुछ ना कुछ ट्रिकी देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, बट इस बार काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 4B देखने को मिला 7 मार्क्स की वेटेज में। तो क्वेश्चन नंबर 4A में भी बिल्कुल आप कमेंट में बताएं आपका आंसर 46.67 आ रहा है या नहीं आ रहा, या आपने अगर 60 किलोमीटर से किया है तो 23.33 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 4B, मिस्टर वसंत commenced his contract on 1st April 2024. The following was the expenditure on the contract for रुपी 3 लाख। 3 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर ये खर्चे कर चुके हो। मटेरियल है 51,000 का, दिखा देता हूं साथ के साथ, इजी है। आप इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, मटेरियल का खर्चा बुक करोगे 51,000 का, वेजेस का एक्सपेंस है 81,000 का, सर वेजेस का एक्सपेंस है 81,000 का। इसके बाद प्लांट यूज्ड है 15,000 रुपए, अदर एक्सपेंसेस है 5,000, तो अदर एक्सपेंसेस है 5,000 रुपए। प्लांट का तो डेप्रिसिएशन लिखूंगा। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 मार्च 2025 अमाउंटेड टू 128। कैश रिसीव हुआ है 1,28,000, जो कि 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। तो सर 1,28,000 अगर 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो वर्क सर्टिफाइड आपका 1,60,000, वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा आपका 1,60,000। ऑफ द प्लांट एंड मटीरियल चार्ज्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट विच कॉस्टेड रुपी 3,000 एंड मटीरियल वर्थ रुपी 2,500 वर लॉस्ट। सर जो प्लांट आपने ये लगाया है 15,000 रुपए का, इसमें से 3,000 रुपए का प्लांट तो खो गया, तो इसका मतलब आप प्लांट केवल और केवल 12,000 का ही यूज कर रहे हो अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो मटेरियल है वो 2,500 रुपए का लॉस्ट हो गया। सर मटेरियल तो हम बुक कर चुके हैं ऑलरेडी, तो क्रेडिट साइड में 2,500 रुपए का मटेरियल डाल के हटा दो, क्योंकि वो तो लॉस्ट हो गया, तो वो तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आना है। ऑन 31 मार्च 2025 द कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 1,000। 1,000 रुपए का वर्क अनसर्टिफाइड रह गया, 1,000 रुपए का वर्क आपका अनसर्टिफाइड रह गया, और मटेरियल बच गया आपके पास 2,300 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आ जाएगा। और इसके अलावा प्लांट पे जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो आपको 15% लगाना है। तो सर 15,000 में से 3,000 का प्लांट तो हो गया, 12,000 बचा। 12,000 का जो 15% है वो आप यहाँ पे 1,800 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। तो पहले पार्ट में आपको कॉस्ट ऑफ वर्क डन पता लग जाएगा 1,34,000, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करके अनसर्टिफाइड और सर्टिफाइड में से माइनस करोगे तो आपको आपका नॉशनल प्रॉफिट पता लगेगा 27,000 रुपए। इस 27,000 रुपए के नॉशनल प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कॉस्टिंग पीएल में, और बाकी बचा हुआ रिजर्व में रह जाएगा। उसके लिए आप चेक करो कि आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है। सर वर्क सर्टिफाइड है मेरा 1,60,000। कॉन्ट्रैक्ट कितना है? कॉन्ट्रैक्ट है आपका 3 लाख रुपए का, कॉन्ट्रैक्ट है मेरा 3 लाख रुपए का। तो सर ये 50% से ऊपर ही आएगा, ये 50% से ऊपर आएगा, और 50% से ऊपर आने का मतलब है ट्रांसफर टू पीएल का फॉर्मूला होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय
कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। 2/3 मल्टीप्लाई में नॉशनल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 27,000। कैश रिसीव्ड तो क्वेश्चन नहीं बोला है कि कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का 80% है, कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड का 80% है। आप चाहो तो 1,28,000 डिवाइड बाई 1,60,000 भी लिख सकते हो, वो आएगा तो 80% ही। अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर मिलेगा 14,400 आप ट्रांसफर करोगे पीएल में, बचा हुआ जो 12,600 है दैट शुड बी मेंटेन्ड इन रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस 12,600। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का गलत हुआ होगा। अगर ये आंसर किसी बच्चे का गलत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक करी, और क्या मिस्टेक करी है वो भी जरूर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। पार्ट ए जो गिवन है वो प्रोसेस कॉस्टिंग में से गिवन है, और अगर आप मेरा 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखोगे उसमें भी मैंने आपको बोला था सिंपल प्रोसेस वाला करके जाना, सिंपल प्रोसेस में आने से ज्यादा चांसेस हैं, और आपको यहाँ पे सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ए प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस ए बी और सी, 10,000 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1 वर इश्यूड टू प्रोसेस ए। तो प्रोसेस ए में सबसे पहले आप 10,000 यूनिट ₹1 के हिसाब से इंट्रोड्यूस करोगे तो 10,000 रुपए का खर्चा बुक कर लोगे। इसके बाद इसमें आप मटेरियल का खर्चा लगाओगे 1,000, लेबर पे 5,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 1,050। तो 1,000 मटेरियल, 5,000 लेबर और 1,050 का आपका डायरेक्ट एक्सपेंस लग गया। बी और सी बात की बात है। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वॉज 5%, 5% वेस्टेज है, तो 10,000 का 5%, 500 यूनिट जो है वो आपकी वेस्ट हो गई यहाँ पे प्रोसेस ए में। प्रोसेस बी में 4% है। वेस्टेज ऑफ प्रोसेस ए वॉज सोल्ड एट 25 पैसा, तो ये 500 आप एट द रेट ऑफ 25 पैसा सेल करके 125 की रिकवरी कर लोगे। बस सर बाकी डेटा की मैं बात करूं, ओवरहेड चार्जेस आपको लेना था। बी वॉज सोल्ड एट 50 पैसा पर यूनिट और सी को आप सेल कर रहे हो ₹1 पर यूनिट। ओवरहेड चार्ज करना है 168% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो 5,000 अगर डायरेक्ट लेबर है तो 5,000 का 168%, 8,400 आपको यहाँ पे ओवरहेड का खर्चा बुक करना है। कहते हैं द फाइनल प्रोडक्ट वाज सोल्ड एट 10 पर यूनिट, जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसको आप 10 रुपए में बेच रहे हो, जिसमें आपका प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। तो सिंपल सी बात है, अगर 10 रुपए में बेच रहे हो और 20% उसमें प्रॉफिट है तो 8 रुपए आपकी कॉस्ट पर यूनिट है लास्ट में जो बेच रहे हो उसकी। आपको यहाँ पे तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाने थे, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो प्रोसेस ए और बी का वेस्टेज का परसेंटेज तो गिवन था, स्क्रैप रेट बताते वक्त ए बी और सी तीनों का गिवन था। तो यहां पे एक्चुअल में सी का स्क्रैप का जो रेट है, स्क्रैप का जो परसेंटेज है, नॉर्मल लॉस का जो परसेंटेज है वो मिसिंग था, तो वो आपको यहां पे कैलकुलेट करके देना था, जो आप सिंपल प्रोसेस अकाउंट बना के दे सकते हो। प्रोसेस ए में ऐसे कुछ नहीं आया तो आप यहां पे बैलेंसिंग फिगर में आउटपुट लिखोगे, क्योंकि आउटपुट गिवन तो था नहीं। अकॉर्डिंगली बैलेंसिंग फिगर में आप ये अमाउंट लिख के बैलेंसिंग फिगर में ये रेट कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो प्रोसेस ए आपका सीधा सीधा बन गया। जब आप प्रोसेस बी में जाओगे तो ये जो प्रोसेस ए का आउटपुट है वो प्रोसेस बी का इनपुट बन गया 9,500 यूनिट, अमाउंट थी 25,325। देन प्रोसेस बी के खर्चे 1,500 मटेरियल, 8,000 लेबर और 1,188 आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा। क्वेश्चन ने कहा था 168% ओवरहेड लेना है वेजेस का, तो वेजेस 8,000 है तो इसका 168% 13,440 आपका यहाँ पे 13,440 आपका ओवरहेड का खर्चा आ गया। ये एक्सपेंसेस भी आ गया, ओवरहेड भी आ गया। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि नॉर्मल लॉस की अगर मैं बात करूं, वेस्टेज की बात करूं, तो प्रोसेस बी में 4% है, तो यहाँ पे 9,500 का इनपुट था, तो 9,500 का 4% 380 यूनिट आपकी वेस्टेज चली गई, जो आप एज ए स्क्रैप 50 पैसे में सेल कर लोगे तो 190 आपने रिकवर कर लिया। अगेन यहाँ पे आउटपुट आपका पास बैलेंसिंग फिगर में आएगा 9120, अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में आएगी, डिवाइड करके आप कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद प्रोसेस सी बनाओगे तो ये आउटपुट जो है वो प्रोसेस सी का इनपुट बन जाएगा 9120 यूनिट, 49263 इज द अमाउंट। सी के खर्चे 1480 मटेरियल, 6500 लेबर, 1605 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस जो है दैट इज 6500, उसका 168% आपने ओवरहेड लिखना है। अब जो वेस्टेज है उसका परसेंटेज तो हमें नहीं पता, बट उसका स्क्रैप रेट पता था ₹1 का, ये हमें पता था ₹1, ये हमें पता था ₹1। और क्वेश्चन ने हमें कहा था कि सर ₹10 का सेलिंग प्राइस है, 20% इसमें प्रॉफिट है, तो ₹8 आपकी कॉस्ट पर यूनिट है, तो यहां पे आपको कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्मूले की हेल्प लेनी थी।
कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चन से पता लग गई, 10 रुपए के सेलिंग प्राइस में 20% का प्रॉफिट मतलब 8 रुपए पर यूनिट। टोटल कॉस्ट तो आप टोटल कर लो 69768 है। स्क्रैप वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो मुझे रेट तो पता है, यूनिट नहीं पता, तो अगर मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं तो एक्स इंटू 1 करूंगा तो एक्स ही आएगा। इनपुट यूनिट तो मुझे पता ही थी 9120 और स्क्रैप की यूनिट मैं एक्स एज्यूम कर रहा हूं, तो इसको सॉल्व किया तो यहां से एक्स मिल गया 456 यूनिट, ये 456 लाके यहां पे रख दिया, ये 456 आ गया। बैलेंसिंग फिगर में ये अमाउंट्स निकाल दी, 8 रुपए पहले से पता था। क्वेश्चन की डिमांड तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज था, तो सर 456 का वेस्टेज है 9120 पे, तो ये परसेंटेज टर्म में 5% कैलकुलेट होके आ रहा है। किया हुआ आपने सेम तरीके का क्वेश्चन, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आनी नहीं चाहिए। इसमें बताएं 5% किस किस बच्चे का आया है और किसी का नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कहां पे आपने मिस्टेक करी है, बिल्कुल बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है दैट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, काफी सिंपल सा एक क्वेश्चन और सेम फिगर का क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो। अगर आप हमारे नोट्स में जाके देखोगे सेम फिगर का क्वेश्चन, सेम रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5B, द स्टैंडर्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड द एक्चुअल लेबर एंगेज 40 घंटे का वीक है फॉर ए जॉब आर एज अंडर। तीन तरीके के वर्कर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड में आपने सोचा था 65 वर्कर होंगे, 45 पर आवर पे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में नंबर ऑफ वर्कर स्किल्ड थे 50, जिनको आपने 50 पर आवर पे किया। सेमी स्किल्ड स्टैंडर्ड में आपका टारगेट था 20 वर्कर्स होंगे, 30 पर आवर पे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में सेमी स्किल्ड वर्कर 30 थे, जिनको आपने 35 पर आवर पे किया। स्टैंडर्ड था कि अनस्किल्ड 15 वर्कर्स होंगे, 15 का रेट पे करेंगे, बट एक्चुअल में आपने 20 वर्कर्स रखे अनस्किल्ड और 10 रुपए पर आवर पे किया। स्टैंडर्ड तो था कि 2000 यूनिट बना लेंगे, बट एक्चुअल में 1800 यूनिट आप बना पाए। अब नॉर्मल आइडल टाइम भी चला गया था इसमें 2 आवर्स इन ए वीक, तो इसका मतलब 40 में से अगर 2 आवर्स पर वीक आइडल चला गया तो 38 आवर्स की आपकी वर्किंग रहेगी, 2 घंटे का आइडल टाइम रहेगा, 40 आवर्स के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड है लेबर का कॉस्ट एफिशिएंसी और आइडल टाइम वेरिएंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके देना था। ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही फिगर्स के साथ था, तो मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैंने सेम जो अपनी क्लासेस में क्वेश्चन करवाया था उसी को कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिए। आंसर नंबर 5B, डेटा फॉर लेबर वेरिएंसेस मैं नॉर्मली बनवाया करता हूँ क्लासेस में, वही है यहाँ पे। अ स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, अ स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट। तीनों में 3-3 कॉलम, आवर्स रेट अमाउंट, बट आइडल टाइम था, जिसकी वजह से एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट में एक्चुअल वर्किंग आवर्स अलग कर दिए, आइडल आवर्स अलग कर दिए, पेमेंट आवर्स अलग कर दिए। पेमेंट आवर्स को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाती है। स्टैंडर्ड आवर्स की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड आउटपुट तो था 2000 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल में आपका आउटपुट आया है 1800 यूनिट का। आवर्स की अगर मैं बात करूं तो 65 वर्कर थे, 40 घंटे काम कराते तो 65 इंटू 40 2600 आवर बनते। सेकंड, सेमी स्किल्ड 20 वर्कर्स 40 आवर्स की वर्किंग करते तो 800 घंटे। और सिमिलरली अनस्किल्ड की मैं बात करूं तो 15 वर्कर्स अगर 40 आवर्स की वर्किंग करते तो 600 घंटे। इनका जो रेट था वो था 45, 30 और 15, 45, 13 और 15 मल्टीप्लाई करके ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट तो निकाल दिया। बट आपने एक्चुअल में 1800 यूनिट बनाई तो 2600 आवर्स थे 2000 के लिए, तो 1800 के लिए शुड बी 2340 एट द रेट ऑफ 45, कॉस्ट आनी चाहिए थी 1,05,300। सेमी स्किल्ड की बात करूं तो 800 आवर्स थे 2000 यूनिट्स के लिए, तो 1800 के लिए शुड बी 720 एट द रेट ऑफ 30, कॉस्ट आनी चाहिए थी 21,600 की। अनस्किल्ड की बात करें 600 आवर्स थे 2000 यूनिट्स के लिए, तो 1800 के लिए शुड बी 540 एट द रेट ऑफ 15, कॉस्ट आनी चाहिए 8100 की, तो कॉस्ट आनी चाहिए थी 1,35,000 की। बट एक्चुअल में क्या हुआ, 2 घंटे आइडल टाइम में चले गए तो वर्कर ने 38 आवर्स की वर्किंग करी। 50 वर्कर थे तो 50 इंटू 38 1900 आवर्स की वर्किंग करी। 30 इंटू 38 1140 आवर्स की वर्किंग हुई। और लास्ट वर्कर थे आपके 20 इंटू 38 760 आवर्स की वर्किंग हुई। 2 घंटे आइडल में चले गए तो 50 वर्कर थे, 2 घंटे चले गए तो 100, 30 वर्कर के 60 आवर्स, 20 वर्कर्स के 40 आवर्स, 200 घंटे इस तरीके से आपके वेस्ट हो गए। आपको पेमेंट तो पूरा ही करना है, 1900 प्लस 100 2000, 1140 प्लस 60 1200, 760 प्लस 40 800 आवर्स, टोटल 4000 आवर्स के लिए ही आपको पेमेंट करना है। और जो आपने एक्चुअल में रेट पे किया है वो पे किया है 50, 35 और 10 का।
तो अकॉर्डिंगली आपकी एक्चुअल में कॉस्ट आई है 150। सर सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक 35 कॉस्ट आनी चाहिए थी, एक 50 आ गई, 15,000 एडवर्स आपका आंसर है। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। 2340 माइनस 1900 इंटू 45, 720 माइनस 1140 इंटू 30, 540 माइनस 760 इंटू 15। ये इंडिविजुअल फिगर आ जाएगी, टोटल करोगे 3900 फेवरेबल विल बी योर आंसर। और लास्ट आपको कैलकुलेट करके देना था आइडल टाइम वेरिएंस। सिंपल फॉर्मूला होता है आइडल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 100 इंटू 45, 60 इंटू 30, 40 इंटू 15। इंडिविजुअल अमाउंट पता लग गई, टोटल करोगे तो इट विल बी 6900 एडवर्स। प्रेजेंटेशन आपकी वेरी कर सकती है, आप केवल और केवल फाइनल आंसर पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस 15,000 एडवर्स आया, एफिशिएंसी वेरिएंस 3900 फेवरेबल आया, आइडल टाइम वेरिएंस 6900 एडवर्स आया। अगर आपका आंसर है यस, आपको 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिलने हैं। प्रेजेंटेशन आपकी वेरी कर सकती है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद और आगे अगर आप बढ़ते हो तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है, काफी ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में से देखने को मिला। इतना लंबा चौड़ा मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर आप पढ़ के जाते हो, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6A जो है काफी हल्का देखने को मिला। इंडिया लिमिटेड एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में ऑलरेडी करके जाते हो, जिसमें पहला और दूसरा पॉइंट तो आप बिल्कुल ही सेम फिगर के साथ कर रहे हो, तीसरा पॉइंट जो वो डिफरेंट है बट ईजी है। An analysis of their accounting reveals वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, कैपेसिटी 2000 यूनिट की है और सेलिंग प्राइस आपका 70 का है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 50 रुपए, 1000 यूनिट इसका आंसर है। अगर किसी बच्चे को याद हो तो ये सेम क्वेश्चन हम अपनी क्लासेस में बकेट्स के नाम से करते हैं कि इतनी बकेट्स हम सेल कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड रिक्वायरमेंट थी फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। सर 30,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, सेल्स बताओ। फॉर्मूला सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, प्रॉफिट है 30,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 50 रुपए, 1600 यूनिट आपका आंसर आ गया। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट था, कहते हैं द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 यूनिट्स मोर पर ईयर, मतलब 2000 की बजाय 2600, विद एन एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट 2000, मतलब 50,000 की बजाय 52,000 फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट पर यूनिट एज एट 2 अबव। तो इसके लिए पहले तो ये देखो कि सेकंड पॉइंट में आपका प्रॉफिट पर यूनिट कितना है। तो सर सेकंड पॉइंट में आपका 30,000 रुपए का प्रॉफिट था, 1600 यूनिट की आप बात कर रहे हो, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 1600, तो पर यूनिट आपका जो प्रॉफिट है 30,000 डिवाइडेड बाई 1600, प्रॉफिट आ रहा है 18.75। तो इसका मतलब 18.75 पर यूनिट का मुझे प्रॉफिट चाहिए। बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। फॉर्मूला सेम अप्लाई कर लो, सेल यूनिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल यूनिट, सर 2000 यूनिट की कैपेसिटी है, 600 यूनिट ज्यादा बनाने की बात करो तो 2600 यूनिट, 2600 यूनिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट 2000 से बढ़ानी है, पहले 50,000 थी अब 52,000 हो जाएगी। प्रॉफिट पर यूनिट आपको सेम चाहिए 18.75 का, तो 2600 यूनिट बेचोगे तो 2600 इंटू 18.75 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस एक्स एज्यूम कर लिया, कैलकुलेट करना है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज बताया नहीं तो 20 रख लो। इसको सॉल्व किया तो आपको आपका एक्स सेलिंग प्राइस पता लग गया 58.75 पर यूनिट। बिल्कुल बताएं थर्ड पॉइंट का आंसर किस किस का ठीक आया। फर्स्ट और सेकंड आई हैव एक्सपेक्टेड कि किसी का गलत ही नहीं हुआ होगा, किसी का हुआ है तो बताएं। थर्ड पॉइंट में 58.75 आंसर किस किस का आया। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट दिया गया, ये आपको दिया गया गलत। गलत इन द सेंस क्वेश्चन गलत नहीं था, लेकिन ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन नंबर 6B में पूछी गई है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। हालांकि माना कि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस हैं, बट इस वैरायटी के क्वेश्चन नहीं है जो यहां पे पूछा है। ये वैरायटी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में गिवन है। इवन मैं बात करूं सर, ये सेम क्वेश्चन सेम फिगर के साथ आपको आपके स्टडी मटेरियल में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टडी मटेरियल में देखने को मिल जाएगा। और हम भी ये क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही करवाते हैं।
मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बोल सकता हूँ सर हम ये क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं करवाते, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग की वैरायटी नहीं है। जो आपका स्टडी मटेरियल फ्रेम किया गया है उसके अकॉर्डिंगली ये वैरायटी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही पार्ट है। सेम क्वेश्चन हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कराते हैं और वहीं से आंसर मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट जस्ट किया है। किस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, देखो अगर किसी बच्चों ने ऑलरेडी सेकंड ग्रुप का मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है तो उन बच्चों ने तो इसको नो डाउट अटेम्प्ट कर लिया होगा, बट केवल कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ा है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकंड ग्रुप से अभी आपका कोई रिलेशन नहीं था तो मे बी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई हो। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा जरूर जरूर कि इसका आंसर किसी ने ठीक किया है या फिर नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, एबीसी लिमिटेड is engaged in 3 distinct line of production ABC. Their production cost per unit and selling prices are as under. 3 प्रोडक्शन यूनिट बता दिए 3000, 2000, 5000। मटेरियल वेजेस वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट बता दिए, साथ में फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट भी बताइए और सेलिंग प्राइस भी बता दिया था। अब क्वेश्चन ने कहा द मैनेजमेंट वांट्स टू डिसकंटिन्यू वन लाइन। ये जो 3 है ABC, इसमें से हम एक को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं and gives you the assurance that production in 2 other lines shall rise by 50%। जब आप किसी भी एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करोगे तो बाकी जो 2 प्रोडक्ट बचेंगे वो 50-50% से बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट 50-50% से बढ़ जाएगी। दे इंटेंड टू डिसकंटिन्यू द लाइन विच प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट ए एज इट इज लेस प्रॉफिटेबल। और वो चाहते हैं कि क्यों ना हम प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि इसमें हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, 8 रुपए दिख रहा है सबसे कम। तो मैनेजमेंट का ये व्यू है, आपको बताना है एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, ड्रॉ योर इन्फ्लुएंस अबाउट द डिसकंटिन्यू ऑफ प्रोडक्ट ए। क्या प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू करना चाहिए? सर आपको तीनों ही प्रोडक्ट चेक करने पड़ेंगे, ए बी और सी। मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन था मेरे पास वो एक्स वाई जेड का था, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ही लिखा हुआ है, मैंने टिक कर देता हूं। ये लो, एक्स की जगह ए। अगर मैं ए को डिसकंटिन्यू करता हूं, अगर मैं ए को डिसकंटिन्यू करता हूं तो एज पर क्वेश्चन जो बी और सी है वो 50-50% से बढ़ जाएंगे। बी कितना बना रहे थे 2000, तो 3000 हो जाएगा, और सी कितना बना रहे थे 5000, तो वो 7500 हो जाएगा। 3000 और 7500 हो जाएगा। सर सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन ही है 60 और 61 का, तो आप इतना इतना सेल जनरेट कर पाओगे बी और सी की। वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट है यहां पे 18, 7, 25 और 2, 27 रुपए प्रोडक्ट ए की, 38 है बी की और 43 है सी की। तो वेरिएबल कॉस्ट है 38 और 43 फिलहाल के लिए बी और सी की। तो 46 माइनस 8, 46 माइनस 8 मैंने क्या किया है, आप चाहे ऊपर से कैलकुलेशन कर लो या मैंने फिक्स्ड ओवरहेड माइनस कर दिया, 46 माइनस 8, 52 माइनस 9। तो ये वेरिएबल कॉस्ट लिखना चाह रहा हूं, सिंपल सी बात है। मैं तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 2,01,000। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर तो ये होता है कि सर फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहेगी, भले आप 3 प्रोडक्ट बना लो एबीसी, चाहे आप ए बी बना लो, चाहे आप एक बना लो, डजेंट मैटर, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में गलती हो सकता है काफी सारे बच्चों ने करी हो कि केवल और केवल बी और सी की फिक्स्ड कॉस्ट ली हो, बट ऐसा नहीं करना। फिक्स्ड कॉस्ट आपको टोटलिटी में ही लेनी थी, फिक्स्ड कॉस्ट आपको टोटलिटी में ही लेनी थी एज पर क्वेश्चन। 3000 इंटू 5 प्लस 2000 इंटू 8 प्लस 5000 इंटू 9, इसका जो भी टोटल आएगा दैट विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट 76,000। तो प्रॉफिट आपको 1,25,000 का होगा। अगर आप प्रोडक्ट ए डिसकंटिन्यू करते हो 1,25,000 का प्रॉफिट। लेकिन सर अगर मैं प्रोडक्ट बी डिसकंटिन्यू करूं तो फिर मैं ए और सी बनाकर बेच पाऊंगा। क्वेश्चन ने कहा है कि 50% बढ़ जाएगा, तो ए जो 3000 आप बना रहे थे पहले वो 4500 सेल कर लोगे। सी का डेटा तो आप यहीं से कॉपी कर लोगे, 75 इंटू 61, 457, 500, और ए का मल्टीप्लीकेशन कर लिया। सेलिंग प्राइस ए का कितना गिवन था क्वेश्चन में, 40 रुपए, तो अकॉर्डिंगली आपका ये 1,80,000 आ गया। ये टोटल सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट आप ए की देख लो, 32 माइनस 5, 27 रुपए है ए की। तो 4500 इंटू 27, जेड जो सी है
सी है वो तो आप पीछे से ही कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे 322,500, तो आपका कंट्रीब्यूशन आया 193,500। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, 76,000 विल बी 76,000, तो प्रॉफिट आ रहा है 1,17,500। ए को डिसकंटिन्यू किया तो 1,25, बी को डिसकंटिन्यू करूं तो प्रॉफिट कम हो गया, तो बी को तो डिसकंटिन्यू नहीं करना। सी चेक करो सर, अगर सी को डिसकंटिन्यू करें तो ए और बी जो है वो सेल आउट हो जाएगा, ए और बी सेल आउट हो जाएगा। ए की सेल यहां से उठा लो 1,80,000 और बी की सेल यहां से उठा लो 1,80,000, तो 3,60,000 रुपए की सेल। ए और बी की वेरिएबल कॉस्ट भी आप डायरेक्ट उठा सकते हो, ए की वेरिएबल कॉस्ट 121,500 और बी की वेरिएबल कॉस्ट 1,14,000। कंट्रीब्यूशन आया 124,500, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी 76,000, तो प्रॉफिट आ गया 48,500। तो सर हम एग्री करते हैं ए को डिसकंटिन्यू करने को लेकर, द कंपनी शुड डिसकंटिन्यू प्रोडक्ट लाइन ए ड्यू टू हाईएस्ट प्रॉफिट, तो वी आर एग्री विद द मैनेजमेंट। इस तरीके से इसका आंसर प्रेजेंट करना था। नो डाउट आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इजी है, बट मेन ये है कि आप जब इस तरीके की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करके जाओगे तभी तो अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस तरीके की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी मटेरियल में नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल इस कमेंट बॉक्स में वीडियो के नीचे बताएं आप कि किस किस बच्चे ने आंसर ठीक किया है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, याद दिला दूं कि ये जो आपके सामने नोट्स आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो मोबाइल ऐप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल ऐप में जाकर इसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड आप कर सकते हो। और अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस सर्च कर रहे हो, क्योंकि जरूरी है ये दिसंबर 25 वाले बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, बाद भी देखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासेस अगर आप सर्च कर रहे हो, बेस्ट क्लासेस आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस, नॉमिनल प्राइसेस। आप हमारी मोबाइल ऐप से बाई कर सकते हो मोबाइल में देखने के लिए, और लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने ग्रुप 1 के एग्जाम दिए हैं, ग्रुप 2 की क्लासेस सर्च कर रहे हो, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट मैं टीच करता हूं, OMSM, FMBDM, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100% श्योरिटी के साथ आपको क्लासेस अच्छी लगेगी, आप क्लासेस ले सकते हैं। मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन है, मिनिमम आप इवन 1 मंथ के लिए भी क्लासेस ले सकते हो, और मैक्सिमम आप अपने एग्जाम की वैलिडिटी तक भी क्लासेस ले सकते हो। अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉफ्ट कॉपी भी अवेल कर सकते हो, और हार्ड कॉपी के ऑप्शन भी आपको हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल एक बार डेमो देखिए आप क्लासेस का, और क्लासेस अवेल कर सकते हो। और अगर फाइनल के हो आप और वीडियो देख रहे हो, तो SFM और SCM बेस्ट क्लासेस आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री, आप वो भी बाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7A, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम कैश बजट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ अप्रैल, मई एंड जून 2024। पेपर का लेवल मैं यही कहूंगा पेपर इजी था। अगर क्वेश्चन नंबर 6B को छोड़ दिया जाए, 6B को छोड़ दिया जाए, 6B क्वेश्चन इजी था, बट आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, केवल इसलिए बोल रहा हूं। बाकी पेपर तो काफी ज्यादा इजी था कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर। आप बिल्कुल बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो पूरे के पूरे पेपर में। मंथ गिवन है अपने पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमें केवल और केवल अप्रैल, मई और जून का बना के देना है। यहाँ पे सेल्स बता दी, परचेज बता दिया, वेजेस बता दिया, और सेल्स एक्सपेंसेस बता दिए। फर्दर इंफॉर्मेशन में कहते हैं सेल्स जो है 10% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स, सेम मंथ में, और बैलेंस जो बचेगा 90% वो इक्वली रियलाइज्ड होगा इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ। 45% रिसीव हो जाएगा। इसका मतलब सर साथ के साथ कर लेते हैं अप्रैल, मई और जून, 4 कॉलम पर्टिकुलर्स को इंक्लूड करते हुए। सबसे पहले तो ओपनिंग कैश बैलेंस आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, लास्ट में गिवन होता है क्वेश्चंस में, तो 40,000 रुपए आप यहां से पिक कर सकते हो। देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की मैं बात करूं, और सबसे पहले इन द मंथ ऑफ सेल की बात करूं, तो अप्रैल, मई और जून की सेल देख लो कितना 10% है, तो 7,000, 11,600 और 8,500 आ जाएगा। सर बचा हुआ 45% आप रिसीव करोगे, 45 अगले 2 महीनों में। अगर मैं अप्रैल से बात करता हूं 1 मंथ वाला, तो अप्रैल में मैं मार्च का रिसिप्ट करूंगा 1,30,000 का, 45% 58,500 जो है मैं अप्रैल में रिसीव करूंगा, और बचा हुआ 58,500 मैं मई में रिसीव करूंगा। मई में मैं रिसीव करूंगा अप्रैल का
अप्रैल में 70,000 की सेल्स है तो इसका 45% 31,500 और बचा हुआ 31,500 मैं जून में रिसीव करूंगा। जून में मैं रिसीव करूंगा मई का, दैट इज 1,16,000 का 45% 52,200, बचा हुआ 52,200 मैं जुलाई में रिसीव करूंगा, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और अप्रैल में जो 2 मंथ में रिसीव होना है वो मैं फरवरी का 45% रिसीव करूंगा। तो फरवरी की सेल 1,20,000 है तो उसका 45% 54,000 रुपए मैं रिसीव करूंगा। 54,000 रुपए मैं रिसीव करूंगा। इसके अलावा शायद एक आइटम मैंने छोड़ दिया यहां पे, नहीं छोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसके अलावा हो गया परचेजेस की बात करें तो क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। तो सर अप्रैल में मार्च से स्टार्ट कर लो, 98,000, 1 लाख और 1,03,000 आपको पे करना है। 98,000, 1 लाख और 1,03,000 आपको पे करना है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो क्वेश्चन का वेजेस जो है 20% पेड इन एरियर्स इन द फॉलोइंग मंथ। अगर आप 20% एरियर में पे करते हो इसका मतलब 80% एरियर नहीं है तो 80% इन द सेम मंथ हो जाएगी, 20% फॉलोइंग मंथ में चली जाएगी। तो वेजेस अप्रैल में 8,000 का 80%, मई में 10,000 का 80% और जून में 8,000 का 80%। ये तो सेम मंथ वाली हो जाएगी 80% वाली। और जो 20% एरियर में अगले महीने में पे करते हो तो अप्रैल में मार्च का 20%, मई में अप्रैल का 20% और जून में मई का 20% आप पे करोगे। 2,400, 1,600 और 2,000 की अमाउंट आएगी। इसके बाद सेल्स एक्सपेंसेस को लेकर बात करें तो सेल्स एक्सपेंसेस आप सेम मंथ में पे करते हो तो अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में और जून का जून में 5,000, 10,000 और 8,000 की फिगर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन का एक इनकम टैक्स पे करना है 20,000 का जून में और एक डिविडेंड पे करना है 12,000 का जून में। तो जून में 20,000 और 12,000 के पेबल अमाउंट भी आ जाएंगे। क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, आपको बोला इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए अपने को रिसीव हो रहा है हाफ ईयरली मार्च और सितंबर में, लेकिन सर मेरा तो मंथ ना तो मार्च मुझे कवर करना है ना मुझे सितंबर कवर करना है, तो ये मेरे लिए टोटली इररेलेवेंट है। अकॉर्डिंगली आपको कैश बजट बना के देना था। तो कैश बजट में आप क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करोगे अप्रैल का 47,700 जो कि मई का ओपनिंग बनेगा, देन मई का क्लोजिंग आएगा 29,700 जो कि जून का ओपनिंग बनेगा और जून का क्लोजिंग आपका नेगेटिव में आएगा 29,500। कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपके आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। फाइनली लास्ट में थ्योरी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही था। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का आपको स्कोप बताना था। तो ये स्कोप के कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट है सिंपल। 7 मार्क्स की वेटेज में ये 6 पॉइंट आपको लिख के आने थे अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो। और फाइनली अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड होता है, पता होता है कि सर थ्योरी क्वेश्चन आएगा। 3 पार्ट थे इसमें। पहला था इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम के फैक्टर आपको बताने थे। तो सर ये इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के फैक्टर्स हैं जो हम अपनी क्लासेस में करवाते हैं। तो सेम स्लाइड्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है जिसके 7 पॉइंट है। 7 नंबर के लिए 7 पॉइंट सफिशिएंट है, आप एक बार रीड करके देख सकते हो। इसके अलावा आइडल टाइम का मीनिंग और उसके रीजन पूछे थे। तो आइडल टाइम और उसका मीनिंग ये जो हम क्लासेस में कराते हैं सेम स्लाइड मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दी है। और एक आपको डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग पूछा गया था। तो सर मेथड ऑफ कॉस्टिंग की स्लाइड्स भी मैंने एज इट इज कॉपी कर दी है जो अपनी क्लासेस में हम करवाते हैं। जॉब कॉस्टिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है, यूनिट कॉस्टिंग होता है और मल्टीपल कॉस्टिंग होता है। तो थ्योरी क्वेश्चन भी इजी थे, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। बट ये था आपका पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर जिसका हमने यहाँ पे डिटेल्ड में मैंने आपको 100% सॉल्यूशन डिस्कस करवाया। एमसीक्यू दोबारा से करवा दिया आपको और सेक्शन बी भी काफी डिटेल में मैंने आपको करवा दिया ताकि आप मैच कर सको आपके कौन से आंसर कितने कितने ठीक है। अकॉर्डिंगली आप एक आइडिया लगा सको कि आप कितना स्कोर कर पाओगे। अगर मेरी कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आपको लगती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कि सर मेरी कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक है। मार्क्स भी बता सकते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में कि आप कितना स्कोर करने की उम्मीद रखते हैं जो मैंने आपको सॉल्यूशन यहाँ पे बताए। लास्ट में अगेन यही कहना चाहूंगा, वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल था तो लाइक बटन प्रेस किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना।
लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि अगर आप ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में OMSM FMBDA मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर रिवीजन लेक्चर्स हम प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, क्लासेस भी ले सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर जब आते हैं इंस्टीट्यूट के, वो हम आपको सॉल्व करवाते हैं। इंस्टीट्यूट का जो MCQ बैंक है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। तो काफी सारा कंटेंट है, सजेस्टेड आंसर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं एग्जाम के बाद। तो काफी सारा रेलिवेंट कंटेंट है जो यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाता है। बाकी आप बेस्ट क्लासेस अगर सर्च कर रहे हैं, OMSM FMBDA मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनल में SCM SFM, आप बिल्कुल हमारी क्लासेस मोबाइल ऐप से बाई कर सकते हो। मोबाइल में देखने के और लैपटॉप में देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो बस आज का मेन वीडियो का पर्पस यही था कि आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए सॉल्यूशन, ताकि आप एक रिलैक्स फील कर सको कि सर हाँ हमने कितना ठीक किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।